हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का क्या महत्व है। आज हम बात करेंगे कि वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण क्या क्या हैं, कि ऐसे रेशे जिनसे कि हम वस्त्र बना सकते हैं। तो इसके लिए हम जानेंगे कि रेशा जो है वो एक बाल के समान रचना होती है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना अधिक होती है। रेशा वस्त्र की मूल इकाई होती है और प्राचीन काल से ही मनुष्य प्राकृतिक जनित रेशों से वस्त्र निर्माण का कार्य करता चला आया है और प्राकृतिक प्रदत्त रेशों का मूल स्रोत प्रकृति ही है। इसमें से कुछ प्राकृतिक तंतु पेड़ पौधों से, कुछ जानवरों से, कुछ कीड़े मकोड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक से प्राप्त इन रेशों का उपयोग वस्त्र के निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है और इन वस्त्रों की लोकप्रियता व उपयोगिता के कारण इनके वस्त्र आज भी अत्यधिक प्रचलित हैं। बात करते हैं रेशे या तंतु। क्या होते हैं ये रेशे या तंतु? कि वस्त्र निर्माण की ये एक मूलभूत इकाई है और इनके बिना वस्त्र निर्माण करना संभव नहीं है। प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे उपस्थित हैं, लेकिन सभी रेशों से वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सभी रेशों में वे सारे गुण उपस्थित नहीं होते हैं जो हमें वस्त्र निर्माण करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन रेशों के अंदर आवश्यक गुणों का अभाव होता है, जिसके कारण सभी रेशों से हम वस्त्र नहीं बना सकते हैं। वस्त्र की लोकप्रियता के लिए उसमें चमक, मजबूती, कोमलता, टिकाऊपन, सुंदरता आदि बहुत सारे गुणों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वस्त्र उपयोगी रेशों के लिए कुछ गुणों का होना ज़रूरी है, जैसे वस्त्र बनाने के लिए जिन रेशों का उपयोग किया जाता है वे रेशे हमारे पर्याप्त मात्रा में लंबे होने चाहिए और लंबाई के साथ साथ वो मजबूत भी होने चाहिए और इसके साथ ही साथ उसमें लचीलापन होना चाहिए, संयुक्तता होनी चाहिए और तान्यता होनी चाहिए। साधारणतः जो पहनने और घर में उपयोग लाए जाने वाले जो वस्त्र हैं वो कोमल और हल्के होते हैं, इसलिए रेशे भी इसी प्रकार की उत्तमता का होना उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेशों में तरल पदार्थ को सोखने का आवश्यक गुण होना चाहिए, जिससे उनको हम आसानी से रंग सकें। और दूसरा है कि अगर उनमें एब्जॉर्बेंसी पावर होगी तो जब हम उन वस्त्रों को पहनेंगे तो पहनने पर हमारे शरीर में पसीना अगर आता है तो वो पसीने को सोख लेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े हमको अनकंफर्टेबल लगेंगे अगर उनमें सोखने की क्षमता नहीं है तो। इसलिए गर्मी के दिनों में हम प्रेफर करते हैं कि सूती या लिनन के कपड़ों को हम पहने, क्योंकि इनमें ये विशेषता जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। रेशा जो है वो लंबा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और इसके साथ साथ उसमें प्राकृतिक चमक भी होनी चाहिए। ये कुछ रेशे हैं, पिक्चर्स हैं उनकी, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये सबसे पहले जो है वो कपास का रेशा है, उसके बाद ऊन का रेशा है, फिर जूट का रेशा है और लास्ट में जो है वो सिल्क का रेशा है। तो इस टाइप से ये रेशे जो हैं वो इनकी जो बनावट है वो अलग अलग है। अब जो वस्त्र उपयोगी रेशे हैं उन रेशों के कुछ आवश्यक गुण होते हैं, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये रेशे के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है कि पर्याप्त मजबूती।
कि जब हम वस्त्र उत्पादन के लिए रेशे का चयन कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा रेशा है वो पर्याप्त मजबूत हो, मतलब दृढ़ता उसमें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में जो रेशे हैं उन रेशों को बहुत ज़्यादा रगड़, तनाव, दबाव, खींचातानी आदि का सामना करना पड़ता है। अगर रेशे में खिंचाव, तनाव को सहन करने की क्षमता होगी तभी उनसे सरलतापूर्वक मजबूत और टिकाऊ वस्त्र बन सकेगा। रेशे या धागे द्वारा तनाव, खिंचाव, दबाव या झटकों को सहन करने की जो क्षमता या शक्ति होती है वो तनाव शक्ति या तनाव सामर्थ्य कहलाती है। तनाव सामर्थ्य मतलब एक रेशे की टूटने की क्षमता। नेक्स्ट आता है रेशे की लंबाई, कि रेशे में संतोषजनक लंबाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंबे रेशे से मजबूत, टिकाऊ, कोमल, चिकनी सतह वाला, चमकदार, सुंदर, आकर्षक और उच्च कोटि के वस्त्र जो है वो बनाए जाते हैं। जबकि जो छोटे रेशे होते हैं उन रेशों से रूक्ष, खुरदरे एवं ऊबड़ खाबड़ सतह वाले वस्त्रों का निर्माण होता है। जो अधिक लंबाई वाले रेशे होते हैं उन रेशों को हम फिलामेंट फाइबर कहते हैं, और ये रेशे संख्या के आधार पर एक कोशीय, द्विरेशीय, त्रिरेशीय, बहुरेशीय होते हैं। एक रेशीय रेशे में केवल एक ही रेशा होता है, इसलिए ऐसे रेशों से जालीदार, कोमल, मुलायम एवं नरम वस्त्रों का निर्माण होता है। छोटे रेशे जिनको हम स्टेपल फाइबर कहते हैं वो इंच या सेंटीमीटर में उनको हम नाप सकते हैं, और इनकी लंबाई आधे इंच से लेकर के 18 इंच तक होती है। प्राकृतिक रेशों में सिल्क को छोड़ करके बाकी सभी रेशे जो हैं वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट आता है मजबूती, कि रेशे की मजबूती उसकी लंबाई और आकार पर निर्भर करती है। मजबूत रेशे से बने धागे और वस्त्र मजबूत होते हैं। लंबे रेशे से वस्त्र मजबूत बनते हैं और उसी प्रकार से वस्त्र निर्माण के लिए 1 से 7 डेनियर के रेशे उत्तम माने जाते हैं। इससे अधिक डेनियर का आकार होने पर धागा मोटा हो जाता है। नेक्स्ट आता है डायमीटर या डेनियर, कि तंतुओं का आकार वस्त्र के रूप और हाथ में लेने पर कैसा अनुभव हो रहा है इसे निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लंबे तंतु घुंघराले, खुरदरे, आकाशीय और कड़े होते हैं। लंबे तंतु में दबाव सहने की क्षमता होती है और महीन तंतु नर्मपन और लचीलापन प्रदान करते हैं। महीन तंतुओं से बनने वाले वस्त्रों में लटकनशीलता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका परस्पर जुड़ने की क्षमता, जिसको कहते हैं कोहेसिवनेस, कि तंतुओं में आपस में जुड़ने की क्षमता है या नहीं, इसके लिए रेशे क्रिम्प के बारे में जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जिन रेशों में आपस में जुड़ने की क्षमता होती है वो रेशे अधिक मजबूत होते हैं। कपास और लिलिन के रेशों में ये क्षमता काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम समझेंगे कि क्रिम्प का अर्थ क्या होता है। क्रिम्प अर्थात आपस में जुड़ने की क्षमता। ये रेशों की लंबाई, ऐंठन, उनके घुंघरालेपन पर निर्भर करती है। ये क्रिम्प भी 3 प्रकार की होती है: तंतु क्रिम्प, परमाणु क्रिम्प और धागे की क्रिम्प। आगे बात करते हैं हम अवशोषकता। क्या होती है ये अवशोषकता? कि रेशे में अवशोषकता भी क्रिम्प के कारण ही होती है। कि रेशे में जब क्रिम्प होती है कुछ रेशों में इस क्रिम्प के गुण को हम उत्पन्न करते हैं। इस क्रिम्प से अवशोषक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे रेशे से बने वस्त्रों को रंगना,
छपाई करना, धुलाई करना आसान हो जाता है और उसके साथ साथ शरीर का पसीना सोखने की क्षमता भी उन रेशों में बढ़ जाती है। कुछ रेशों में स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिम्प होती है, जैसे कपास और ऊन में। कुछ रेशों में मशीनीकरण की क्रिया के द्वारा ये गुण जो है वो विकसित किया जाता है। इसमें हमारा आता है कि रेशे की बनावट, कि कोई भी रेशा अपनी सूखी अवस्था में हवा में से कितनी आर्द्रता या नमी को सोखता है, ये उसकी अवशोषक क्षमता होती है। और क्रिम्प के कारण ही रेशों की अवशोषक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्रिम्प गुण के कारण हम शरीर में जो कपड़े धारण करते हैं वो हमें आराम पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है चमक। इसी में कि रेशों में चमक इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सतह से प्रकाश कितनी मात्रा में परिवर्तित होता है। रेशा जितना चिकना, लंबा, चपटा होगा, चमक उस रेशे में उतनी ही अधिक होगी। ये चमक इन रेशों से बने हुए वस्त्रों को आकर्षक बनाती है और प्राकृतिक रेशे में रेशम और कृत्रिम रेशा जो है वो उसमें चमक पाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्रत्यास्थता, या जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, मतलब कि दबा रहने के बाद में पुनः अपनी स्थिति में आ जाने की क्षमता। यदि ये गुण रेशे में होता है तो उस रेशे से बने हुए वस्त्रों में भी ये गुण आ जाता है। ये गुण रेशे के परमाणु संरचना के आधार पर उनमें निर्भर करता है। इस विशेषता के कारण रेशे और वस्त्र में मजबूती आ जाती है और वस्त्रों में जो है वो सिलवटें नहीं पड़ती हैं। जो हमारे कृत्रिम रेशे होते हैं उनमें प्रत्यास्थता अधिक होती है, इसलिए जो आर्टिफिशियल मेथड से हम रेशे तैयार करते हैं उनमें सिलवट नहीं पड़ती हैं। प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक प्रत्यास्थता ऊन के रेशों में होती है, जो कि 99% होती है। इसीलिए हमें ऊनी वस्त्रों पर जो है वो आयरन या प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आता है आपका कि रेशम में 92% होती है प्रत्यास्थता, सूती वस्त्रों में 75% प्रत्यास्थता होती है और वहीं लिनन के वस्त्रों में 63% प्रत्यास्थता होती है। अब बात करते हैं रेशे की रचना, कि रेशे की इस विशेषता के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। इसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। इस विशेषता के द्वारा हमें रेशों के प्रकार में अंतर कर सकते हैं और कई बार क्या होता है कि एक ही वस्त्र के रेशों में हमें अंतर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि इन रेशों का आकार जो है वो कैसा दिखाई देगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशे के लिए अलग अलग मानदंड होते हैं। प्राकृतिक रेशों का आकार कैसा दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है कि उनकी प्राप्ति के साधनों की विभिन्नता के पर कि वनस्पति जगत से प्राप्त जो तंतु हैं उनका आकार इस बात पर निर्भर करता है कि जब उस रेशे का वृक्ष वृद्धि की अवस्था में होता है तो उसमें सेल्यूलोज का निर्माण कैसा हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका ताप संवाहकता, कि इस विशेषता वाले रेशे से बने वस्त्र जल्दी खराब नहीं होते हैं। ये ताप और सूर्य के प्रकाश से भी नष्ट नहीं होते हैं। इन गुणों वाले वस्त्रों का रखरखाव आसानी से होता है और ये विशेषता रेशे में उसके रासायनिक संगठन के द्वारा आती है। अब बात करते हैं हम, ये तो थे आपके भौतिक विशेषताएं कि रेशों में कौन कौन से भौतिक गुण होना ज़रूरी है। अब रासायनिक विशेषताएं कौन कौन सी रेशों में होनी चाहिए। सबसे पहले है अम्ल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड, कि अलग अलग अम्ल का रेशों पर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसे सपोज कपास का रेशा ही अगर हम ले लें तो कपास का रेशा जो है उस पर अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है और जो खनिज अम्ल होते हैं उनके हल्के घोल से भी कपास जो है वो सूख करके पाउडर की फॉर्म में बदल जाता है। गंधक का अम्ल
कि सल्फ्यूरिक एसिड ये अगर कपास पर पड़ता है तो उसका भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कपास के रेशे झुलस जाते हैं या उस सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाते हैं। कार्बनिक अम्ल एसिटिक एसिड, इसका भी हानिकारक इफेक्ट पड़ता है। लिनिन पर अम्ल की प्रतिक्रिया कपास के समान ही होती है। रेशम का रेशा जो है वो खनिज अम्ल के हल्के घोल से इसका हानिकारक प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर इसका घोल तीव्र हो गया तो उसका इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो कार्बनिक अम्ल हैं वो रेशम को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऊनी रेशा, कार्बनिक अम्ल जो है वो ऊनी रेशों को फुला देते हैं जिससे कि वे खराब हो जाते हैं। खनिज लवण के तीव्र घोल ऊनी रेशों को घुला देते हैं, ऊनी रेशे उनमें घुल जाते हैं। दूसरा आता है आपका क्षार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एल्कली, कि कपास के रेशे का इस पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार की क्रिया कराते समय ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होनी चाहिए। लिनिन में भी क्षार के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है और रेशम के रेशे पर क्षार के हल्के घोलों का बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, किंतु इसके जो रंग होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। एसीटेट विधि से बना हुआ रेयॉन जो है वो क्षार के प्रभाव को सह नहीं पाता है और अन्य विधियों से बने हुए रेयॉन पर भी इसका खराब प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है ब्लीच का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ब्लीच, की दो प्रकार की होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनके हल्के घोल जो हैं वो रेशों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इनके अगर तीव्र घोल हो गए तो वो सामान्य तापक्रम से अधिक तापक्रम पर अगर उनका यूज़ हमने किया तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कि इनका वनस्पतिक रेशों पर और संश्लेषित रेशों पर किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये ऊनी रेशे को नुकसान पहुंचा देते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।